ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग आईआईटी एग्जाम बायोटेक 2011 का जो मैथ्स के पीवाई क्यू हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखते हैं। तो ये टोटल 19 क्वेश्चन है इस पेपर में, 18 क्वेश्चन आई थिंक आए हैं। सो 18 क्वेश्चन है टोटल। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर अ रियल एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिनोट द दिस। सो एफ एक्स आपको दे रखा है, इस तरीके से पूछ रहा है कि लिमिट लिमिट x टेंस टू 1 fx एग्जिस्ट। तो ये होता है इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। सो 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट और 1 की राइट हैंड लिमिट दोनों को इक्वल कर दीजिए। सो यहाँ से मिलेगा हमें 1 की अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे आप तो साइन पाई एक्स बाई 2। अच्छा, तो साइन पाई एक्स बाई 2। सो ये अगर आप देखेंगे सो ये पाई बाई 2 है। सो पाई बाई 2 के जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट तो उसकी वैल्यू 1 से थोड़ी कम आएगी और x भी 1 से थोड़ी कम है, तो प्रोडक्ट जो होगी 1 से थोड़ी कम आएगी, है ना। ये जो हमारा है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और जब x की वैल्यू 1 से कम है तो फंक्शन क्या है, x साइन पाई एक्स बाई 2 ये है। और यहाँ होगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस के एक्स प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा जब आप ये पुट करेंगे सो x टेंस टू 1 माइनस 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, तो प्रोडक्ट 1 से कम ही होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 और वहाँ से आ जाएगी 1 रख देंगे सो k प्लस 1। यहाँ x को 1 रख दीजिए तो k प्लस 1, तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई -1। k इज इक्वल टू -1। आपसे क्या पूछ रहा है, f2 किसके इक्वल होगा, तो x को 2 रखिए, 2 इस कैटेगरी में आएगा, है ना, 2 इस कैटेगरी में, यहाँ 2 रख दीजिए 2k प्लस 1। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे f2 की वैल्यू चाहिए आपको, सो f2 इज 2k प्लस 1, k -1 है तो -2 प्लस 1 तो -1, तो इसका आंसर आ गया -1। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। उसके बाद f2 चाहिए तो x मोर देन इक्वल टू 1 में रख दिया 2, k की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। दूसरा जो है कि इसमें आपसे पूछ रहा है कि द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो डी ए अपॉन डी टी है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो इनिशियल एरिया 1 है, तो जब टाइम 0 है तो एरिया 1 है, ऐसा बोला है। देन द टाइम एट विच पैरामीटर ऑफ द सर्कल इज दिस। सो आपको टी निकालना है ताकि पैरीमीटर जो पैरीमीटर है वो आपका हो जाए √10 पाई सर्कल। ओके, तो एरिया क्या होता है इसको यूज़ करते हैं, एरिया आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी टी पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो या इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ से आ जाएगा एरिया, एरिया से आपको, तो इस तरीके से नहीं करते हैं, तो इसमें डायरेक्टली ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसा आ जाएगा डी ए इज इक्वल टू टैन डी टी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 10t प्लस सी। तो ये आपका वो आ गया एरिया इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब आप क्या करेंगे, टाइम को 0 रखेंगे, a1 है, ये बता रखा है कि टाइम 0 है तो a1 है। सो a इज इक्वल टू, तो यहाँ से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू सी, तो c की वैल्यू 1 आ गई। तो अब सॉल्यूशन आ गया 10t प्लस 1, तो ये आपका अब सॉल्यूशन है, एरिया इज 10t प्लस 1। अब पूछ क्या रहा है,
तो आपसे पूछ रहा है कि टाइम क्या होगा ताकि पैरामीटर √10 पाई हो जाए। सो एरिया है ये, तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे। सो 10t+1/पाई इसका रूट आ गया। पैरीमीटर क्या होगी? सो पैरीमीटर का फॉर्मूला है किसका? पैरीमीटर, सर्कल का, सरकमफेरेंस एक्चुअली। सो 2πr, तो 2πr की वैल्यू रख दीजिए, √10t+1/पाई। सो √10t+1/पाई ये इक्वल है आपका √10 के। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। सो 4π² 10t+1/पाई, यहाँ 10 पाई हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया हमने सॉल्व करने के लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सो ये पाई एक पाई से कट गया, ये पाई इस पाई से कट गया, तो बचा 4 टाइम 10t+1 इज 10। तो यहाँ से अब सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 40t+4 = 10। तो यहाँ से t की जो वैल्यू आएगी 10 - 4 6/40, तो 3/20। इसका आंसर है 3/20। सो बी इज़ द आंसर। तो यहाँ से एरिया निकाल लिया, एरिया से रेडियस आ गया, रेडियस से पैरीमीटर आ गया, पैरीमीटर इक्वल कर दिया √10 पाई के, तो वहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू आ गई। यही चाहिए था। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, तो आपको क्या करना है, तो इसको अलग अलग कर लो। मैं तो कहूँगा 0 से 2π है ना, तो ये 1 dx, फिर आ जाएगा sin x dx, और यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर के डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो पहले साइन स्क्वायर को आपको रिड्यूस करना होगा पावर। कैसे रिड्यूस होगा? तो साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज, साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो क्या? साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos 2x/2, तो हो जाएगा 1/2 1 - cos 2x। सो यहाँ से आ गया 0 से 2π, मैंने अलग अलग कर दिया। तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2π हो गया। साइन का इंटीग्रेशन -cos 0 से 2π, हाफ बाहर है, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का sin 2x/2, 0 से 2π, ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे सो आंसर आ जाएगा 2π, और ये -cos 2π ये होगा -1 -(-1), ये 0 हो जाएगा। आप पुट करेंगे सो -1 -(0) -1, तो ये 0 हो जाएगा टोटल। और प्लस हाफ यहाँ पुट कीजिए, हाफ, तो यहाँ पुट करेंगे 2π माइनस, सो cos 4 sin 4π हो जाएगा, sin 4π 0। तो अपर लिमिट ये हो गया, लोअर लिमिट रखिए, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 0 हो जाएगा 0 रखने पे। जब आप x को 0 रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? फाइनल देख लीजिए क्या आंसर आया। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास है ये है 2π, ये है 0, उधर से आ गया पाई, तो ये हो गया 3π इज़ द आंसर। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 3π। तो 3π इज़ द आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 balls वर चूजन रैंडमली फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 4 white balls, है ना। तो 3 बॉल चूज किया रैंडमली, एक बैग जिसमें 4 white 6 red, so 4 white 6 red, the probability that exactly 2 white and 1 red were chosen, so 2 white and 1 red चाहिए आपको, ठीक। तो टोटल कितने हैं? 10 हैं। कितने चूज कर रहे हैं? 3 बॉल चूज किया हमने, तो 10 में से 3 चूज किया हमने। अब आपको 2 वाइट चाहिए, कितने वाइट है इसमें? 4, सो 4 में से 2 वाइट ले लीजिए। कितने रेड है यहाँ? 6, कितने रेड चाहिए? 1, तो 6c1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 4c2 6 आएगा, 6c1 6 आएगा, 10 × 9 × 8 और अपॉन 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9, तो 2 2 आएगा, और ये 8 2 2 और यहाँ से 3, तो 3/10 आ गया आपका आंसर। सो 3/10 आ गया। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल
peacocks dance and some elephant sing. ये कह रहा है कि स्टेटमेंट है ऑल पिकॉक डांस एंड सम एलिफेंट सिंग। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैथमेटिकल रीजनिंग है, क्लास 11th के एनसीईआरटी में चैप्टर 14 है, वो देख सकते हैं। तो कह रहा है ऑल पिकॉक डांस एंड सम एलिफेंट सिंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेगेशन ऑफ एबव, नेगेशन लिखना है। सो नेगेशन मतलब नॉट, तो कॉम्प्लीमेंट लगा के, तो सर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सम पिकॉक सिंग एंड ऑल एलिफेंट्स, नहीं नहीं, पिकॉक तो डांस ही करेगा। सो ऑल पिकॉक डू नॉट डांस एंड सम एलिफेंट डू नॉट सिंग, ऑल पिकॉक सिंग एंड सम एलिफेंट डू नॉट डांस, सम पिकॉक्स डू नॉट डांस एंड और, है ना। तो देखो एंड का जब नेगेशन लेंगे तो और होगा, पहली बात ध्यान रखना, एंड का जो नेगेशन है वो और होगा एक्चुअली। जैसे मैं बोलूँगा कि राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, कॉम्बिनेशन होगा, तो राम और श्याम इज नॉट गोइंग टू मार्केट, ये वो होगा। तो एंड का कॉम्प्लीमेंट और हो जाएगा, तो और वाला स्टेटमेंट ही सही होगा, तो यही सही है, ठीक है। बाकी में सब में एंड लगा हुआ है। सो एंड का नेगेशन लेंगे तो एंड नहीं आएगा, और आएगा, तो जस्ट इस बेसिस पे आपका आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन द सेट दिस, ये फॉर्मूला है सीधा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा, क्योंकि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यहाँ पे रिलेशन है ना, तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब यहाँ ए में कितने एलिमेंट है, 3, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है, 9, और तो ए क्रॉस ए के पास टोटल कितने सबसेट है, 2 की पावर 9, तो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए, so दैट्स वाई आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएगा 2 की पावर 9। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होगा वो होगा 2 की पावर 9, जो 512 हो जाएगा। तो 2 की पावर 9 सिंपल है, फॉर्मूला है डायरेक्टली। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऐसे आपको इन जनरल जानना हो, सो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना, 2 की पावर 3 का स्क्वायर 9, तो 2 की पावर 9। गिवन दैट 1 + 2 आयोटा 2 आर रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। एक्चुअली एक रूल होता है कि कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज कम्स इन पेयर, तो यहाँ पे एक रूट अगर 1 + 2 आयोटा है तो गारंटी है दूसरी रूट 1 - 2 आयोटा होगी। अगर a प्लस आयोटा भी किसी इक्वेशन का रूट है तो a माइनस आयोटा भी इसका रूट होगा ही, ठीक है। तो ये हो गया, और तीसरा रूट आपके पास 2 है, तो पूछ क्या रहा है, के इज रियल, देन वैल्यू ऑफ के इज, तो के की वैल्यू क्या होगी, तो एक काम करो यहाँ से, अगर 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, चलो 2 पुट कर लो सिंपली। सो 2 पुट करेंगे तो 8 - 8 + 18 + c बराबर 0, 18 + k, हमने 2 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से 1 + 2 आयोटा एंड 2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो अगर ये रूट्स है तो 2 भी सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। सो 2 की पावर क्यूब 8, नहीं यहाँ मैंने गलत लिखा है, तो एनीवे इसके यूज़ नहीं करूँगा मैं कॉम्प्लीमेंट का, जस्ट x की जगह आप 2 रख दीजिए, तो 8, 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16 होता, 9 2 जा 18, 18 + k बराबर 0, तो ये 8 - 16 - 8, तो ये 10 + k बराबर 0, तो यहाँ से k बराबर -10 आ गया, ये आंसर है। कुछ खास नहीं, बस मैंने ये यूज़ किया, अगर 2 इसका रूट है तो 2 उसको सेटिस्फाई करेगी, सिंपल, तो पुट कर दिया तो आंसर आ गया। A frog is moving along a straight line by jumping. It always jumps the same distance, which is a natural number. If the frog touches the ground exactly 12 times in a stretch of 90 यूनिट, कहता है कि अगर फ्रॉग टच कर रहा है ग्राउंड को एग्जैक्टली 12 बार इन अ स्ट्रेच ऑफ 90 यूनिट लेंथ, देन साइज ऑफ ईच स्टेप, तो फ्रॉग इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन बाय जंपिंग, अच्छा ये जंप करके, इट ऑलवेज जंप द सेम डिस्टेंस विच इज अ नेचुरल नंबर। If the frog touches the ground exactly 12 times in a stretch of 90 unit length, so 90 यूनिट लेंथ कह रहा है कि अब 12 बार ग्राउंड को टच कर रहा है,
इस तरह से मान लो, तो क्या होगा, 12 टाइम ग्राउंड को टच कर रहा है ये, तो ईच का लेंथ कितना होगा, है ना। जैसे मान लो एक एक वन हो गया, जैसे वन, तो ये एक बार यहाँ था ना, 1 2 12 टाइम, सो एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, चलो ये ले लो। तो देखो अगर इसने 12 टाइम टच किया, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम ग्राउंड को टच किया, तो अब ये देखो कि कितना लेंथ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 है, लेकिन वो नेचुरल नंबर होना चाहिए ना। मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन बाय जंपिंग, इट ऑलवेज जंप्स द सेम डिस्टेंस विच इज अ नेचुरल नंबर, हर बार सेम डिस्टेंस होता है। द साइज ऑफ द ईच स्टेप इज, हर बार सेम स्टेप जंप करता है, तो मतलब सेम लेंथ होगा ना। तो कह रहा है कि इफ द फ्लॉग टचेस द ग्राउंड एग्जैक्टली 12 टाइम्स इन अ स्ट्रेच ऑफ 90 यूनिट लेंथ, 90 यूनिट के लेंथ पे 12 बार टच करता है, तो वैसे तो ये आ जाएगा 11k इज इक्वल टू 90, तो k बराबर 90/11, तो यहाँ तो 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना। सो नेचुरल नंबर होगा, तो इस स्टेप का साइज कितनी होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि जैसे 8 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 8.1 के अप्रॉक्स, तो ईच 8.1 के अप्रॉक्स है, इसका मतलब है कि यहाँ जैसे 13th जब रख रहा होगा, तो बोल रहा है कि जो 90 है ना, तो हो सकता है यहाँ से यहाँ के बीच 11 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ना, 1 2 3, हाँ, तो ये दो छोड़ दिए मैंने, ये हो सकता है यहाँ से ले लो आप, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 हो जाए, तो बीच में कोई दिक्कत नहीं है ना, 11 × 8 ठीक है। तो सर 8 होगा, तो ईच स्टेप इसका इंटीग्रल पार्ट ले लो आप, तो इंटीग्रल पार्ट लोगे तो कितना होगा 8, हाँ, तो अगर ईच स्टेप 8 लेंथ है, तो 12 बार टच 11 × 8, तो कितना हो जाएगा 88 चलेगा, है ना। तो 12 बार टच कर लेगा, ठीक है ना। सो 90 के डिस्टेंस पे 12 बार टच करेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है ना। जैसे ये 0 है मान लो, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा था ना 90, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 90 है लेट से, तो यहाँ तक इसने 88 कवर किया, यहाँ 2 यूनिट है, तो कोई दिक्कत नहीं, दैट इज़ फाइन, ठीक है ना। ये 8 8 8 8 यहाँ तक हो गया 88, और ये 2 यूनिट हो गया, तो इसका मतलब 90 के लेंथ में 12 टाइम कर रहा है, सही है, तो आंसर इज 8 एक्चुअली। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, तो यहाँ आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी, तो प्रॉपर्टीज यूज कर लो। सो देखिए एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप फर्स्ट कॉलम से x कॉमन ले लो, सेकेंड कॉलम से y, थर्ड कॉलम से z, तो होगा क्या x y z, तो बचा क्या 1x(x²), यहाँ हो गया 2 भी कॉमन ले लो आप, सेकेंड कॉलम से 2y कॉमन लो, और थर्ड कॉलम से -3y, या 3y ले लो -3y, मतलब फर्स्ट कॉलम से x, सेकेंड कॉलम से 2y, थर्ड कॉलम से -3z, तो हो जाएगा -6xyz। अब क्या बचेगा 1x(x²), 1y(y²), 1z(z²), ये बनेगा। और जब आप इसको खोलेंगे तो ये सिंपल है, ये आपका आ जाएगा, तो इसको क्या करना है, प्रॉपर्टीज लगाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करेंगे, तो 0 बना दीजिए बाकी को, तो बाकी को आप 0 बनाएंगे, इससे प्रॉपर्टीज में कुछ यूज कर लेता हूँ। मान लो आपने C2 को चेंज किया C2 - C1, और C3 को चेंज किया C3 - C1, ठीक, तो यहाँ से होगा क्या
-6xyz, और आपके पास आ जाएगा ये 1x(x²) है, 0 y-x y² - x², 0 z-x z² - x²। अब यहाँ से y-x कॉमन आएगा, यहाँ से z-x कॉमन आएगा, तो बचेगा -6xyz, यहाँ से y-x निकाल लो, यहाँ से z-x निकाल लो, बचा क्या? देखो बचा क्या, 1x(x²) एज इट इज़, यहाँ से कॉमन लिया तो 0 1, यहाँ बचेगा y+x, 0 1 z+x। अब चाहो तो इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो, ये एक्चुअली आप एक्सपैंड भी कर सकते हो, तो एक्सपैंड करोगे तो ये बनेगा आपके पास, इसको एक्सपैंड कर दो इसके अलॉन्ग, तो z+x - y+x, ये बच जाएगा z-y। अब इसको ठीक से लिख लीजिए, तो ये y-x से ऑप्शन देखना पड़ेगा मुझे, y-x x-z z-y, ठीक है ये। तो इस ये जो माइनस है, इस माइनस को इस बीच वाले में फिट कर दो, तो ये बन जाएगा x-z, हाँ, तो इस माइनस को इस ब्रैकेट में रख दो, तो 6xyz y-x, और ये x-zy इस माइनस की वजह से, और यहाँ से z-y, तो यहाँ से क्या आंसर आया आपका, डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई, तो यहाँ से आ जाएगा। सो LK with a real number such that the following non-homogeneous system of linear equation is consistent। तो ये linear equation consistent है, consistent मतलब इसके पास solution है, तो LK satisfies, तो ये 5x + 2y + 5z is 7, 2x + 0y + z is L, और -x + 2y + 2z is equal to k। तो इसके पास सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब है कि या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इन्फिनाइट, ये देखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन होने के लिए रैंक का तरीका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना, वी कैन यूज़ रैंक अप्रोच। चलिए रैंक वाला तरीका यूज़ करते हैं, ये हो जाएगा 5 2 5 2 0 1 -1 2 2, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 7LK। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, रैंक निकालिए। देखो कंसिस्टेंट है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि रैंक ऑफ ए इक्वल होगा रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के, और ये ए बी कहाँ से आया, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसा लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो बी एक वेक्टर है, ये वाला, ये बी वेक्टर है, ए मैट्रिक्स ये है ना, ये बी वेक्टर है। सो अब इसका रैंक निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो रैंक निकालेंगे, सो यहाँ से आंसर आएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, तो इसको आप सिंपली सिंप्लीफाई कर लो, तो -1 को ऐड कर लीजिए 5 टाइम, या कैसे करना चाहोगे, 4 टाइम ऐड कर लो, चलो, तो ये हो जाएगा, ये 0 बना लो, छोड़ो पहले ना, इसको ऐड कर लो। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी लगाओ, R1 चेंजेस एज R1 + 5 टाइम R3, R2 चेंजेस एज R2 + 2 टाइम R3, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से आ जाएगा 0, है ना, 5 टाइम करके ऐड कर रहे हैं, और 5 इंटू 10 12 हो जाएगा, और 5 2 ज़ा 10 + 5 15 हो जाएगा यहाँ पे, और क्या कर रहे हैं, R2 को चेंज करें, R2 + 2 R1, तो R2 को चेंज करें R2 + 2 R3, थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में ऐड कर रहे हैं, सो ये 0 हो जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा, तो 0 + 2 4 2 2 4 हो जाएगा ये, और 1 + 4 5 हो जाएगा, और यहाँ से है 7, हम क्या कर रहे हैं, R1 + 5 R3, तो 7 + 5K, यहाँ से आ जाएगा L + 2K, और ये K ही रहेगा, और यहाँ पे -1 2 2 एज इट इज़ रहेगा। सो यहाँ तक तो ओके है। देखिए यहाँ रैंक निकालना आपको सीखना पड़ेगा, रैंक कैसे निकालते हैं,
तो ये थर्ड रो को मैं फर्स्ट रो में भेज देता हूँ। सो इसमें थोड़ा सा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो फिर से लिख रहा हूँ मैं, थर्ड रो को फर्स्ट रो में लिख देता हूँ, -1 2 2, तो ये वाला भी के यहाँ आ जाएगा। और फिर ये 0 4 5 L + 2K, मतलब यहाँ समझो मैंने फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर दिया थर्ड रो के साथ, फर्स्ट रो और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ से आ जाएगा ये आ गया मेरे पास। अब क्या करेंगे आप, ठीक है, तो ये 12 है यहाँ पे। और अब आप सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये 4 को हम 1 बना सकते हैं, या इस 4 के हेल्प से हम इसको 0 बना सकते हैं। सो मैं काम करता हूँ, R3 को चेंज करता हूँ R3 - 3R2। अब देखिए क्या होगा, तो कैसे आइडिया आ रहा है, मैं इस 12 को 0 बना रहा हूँ, 4 3 12। सो -1 2 2 K 0 4 5 L + 2K, और यहाँ 0, ये क्या कर रहा हूँ, R3 - 3 टाइम R2, तो यह आ जाएगा 0, 15 - 3 टाइम 5 0, और यहाँ आ जाएगा 7 - 3 टाइम R2, तो 7 - 3L, तो ये हो जाएगा यहाँ से 7 - 3L, और यहाँ आ जाएगा 5K - 3 2 6, 5K - 6K -K। अब देखिए रैंक ए का और ए ऑगमेंटेड बी का इक्वल होना चाहिए, नंबर है 7 - 3L - K, तो इसका रैंक तो 2 है। रैंक क्या होता है, ये मैंने इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो इसमें रैंक जो है 2 है, पाइवट एलिमेंट, तो रैंक ऑफ ए 2 है, और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी 2 तब होगा जब इसको 0 होना पड़ेगा, तो 7 - 3L - K को 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ 3L + K को 7 होना पड़ेगा, तब जाके ये 0 हो जाएगा। तो इस केस में इसका रैंक भी 2 रहेगा। रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द इकोलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, तो मैंने इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया एक्चुअली, तो यहाँ से ये आंसर आएगा, K + 3L = 7, यही आंसर है। तो ये एक अप्रोच है, और दूसरा अप्रोच भी हो सकता है, आप इसमें वो कर लो, ठीक है ना। तो जनरली क्या होगा, रैंक 2 होगा तो डिटर्मिनेंट, एक और तरीका था, आप सोचो तो डिटर्मिनेंट 0 पुट कर दो, इसका डिटर्मिनेंट सो आप ए का डिटर्मिनेंट निकालते, और 0 है तो उसका डिटर्मिनेंट 0। इसका दूसरा आसान मेथड अगर आपको चाहिए तो वो ये होता कि ये जो ए मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ए की, ए मैट्रिक्स कोएफिशिएंट इसका है 5 2 5 2 0 1 -1 2 2, इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, आप चेक कीजिए डिटर्मिनेंट 0 आएगा, वो मुझे वहाँ से दिख गया, रैंक 2 आया था ना, डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो आप चाहो तो किसी भी 3 कॉलम, इनमें से कोई भी 3 कॉलम उठा लो आप, है ना, एनी 3 कॉलम, तो मान लो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, ये भी 0 आएगी। सो आप काम करो 2 0 2 5 1 2 एंड 7L K, इसके डिटर्मिनेंट को भी 0 पुट, क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि रैंक ए 2 है, तो ए ऑगमेंटेड बी का भी रैंक 2 होगा, क्यों, क्योंकि ये कंसिस्टेंट है, तो ए एंड ए ऑगमेंटेड बी का रैंक इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल कब होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो रैंक 2 है, तो उसका भी रैंक 2 होगा, रैंक 2 है तो डिटर्मिनेंट 0 होगी। 3 × 3 का कोई भी सब मैट्रिक्स लूंगा, डिटर्मिनेंट 0 आएगी। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से यही आंसर आएगा, ये आएगा K + 3L - 7 = 0, इसका डिटर्मिनेंट खोलो, यही आएगा K + 3L - 7 = 0, तो ये यहाँ से आ गया K + 3L = 7। तो ये एक आसान अप्रोच है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए रैंक का डेफिनेशन, तब जाके सीधे के लिए होंगे। रैंक अगर 3 है तो 3 × 3 का एक सब मैट्रिक्स मिलेगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। रैंक अगर 2 है, इसका मतलब है कि 2 × 2 का एक सब मैट्रिक्स मिलेगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। और रैंक 2 है तो 3 × 3 का कोई भी सब मैट्रिक्स लूंगा मैं, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। तो वो यूज़ किया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए, तो यहाँ से पहले फॉर्म में ले आइए आप, x - 1/2, ये y - 2/-3, z - 2/3/2/3। मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहा हूँ। तो ये तो था, यहाँ माइनस कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, यहाँ से 3 कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। सेम दूसरे को लिखो आप, so x - this/3/2,
वाई माइनस माइनस वन, यही बात है, अपॉन के, यहाँ आएगा जेड माइनस फाइव अपॉन माइनस फाइव। सो ये एक प्लेन है, मतलब एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन, क्या लिखते हो आप, एल वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम वन, जेड माइनस जेड नॉट अपॉन एन वन। तो होगा क्या, यहाँ से एक वेक्टर आप बनेगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से बी वन वैक्टर आ गया, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2/3 k कैप। b2 वेक्टर आ गया 3/2 i कैप प्लस k टाइम j कैप माइनस 5 टाइम k कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, b1 डॉट b2 को आप जीरो कर दीजिए, क्यों, बोला है परपेंडिकुलर है, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्यों, क्योंकि cos 90 जीरो होता है, और a डॉट b क्या होता है, मॉड ए मॉड b cos थीटा, तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो, तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट आप निकालोगे तो वो ऐसे आएगा, 2 इंटू 3/2 3 माइनस 3 इंटू के, सो माइनस 3k, 2/3 इंटू माइनस 5, सो माइनस 10/3 आ जाएगा, दिस इज ज़ीरो। तो यहाँ से आपके आंसर आएंगे, के निकालना है तो आ जाएगा, सो 3 माइनस 10/3, इसको 7 कर लो, 3k इज इक्वल टू 9 माइनस 10 माइनस 1/3, तो के आ गया -1/9। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो ये -1/9 आ जाएगा, सो के इज -1/9, यही आंसर है। सो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। आप देखो स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है 3D में, 3D में स्ट्रेट लाइन का 2D में फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये 3D में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये कह रहा है वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स, से पहले एक फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, साइन वर्स माइनस एक्स माइनस साइन वर्स। इसकी वजह यह है कि रेंज अलग अलग होते हैं दोनों के, है ना। तो कॉस इनवर्स का रेंज 0 to पाई होता है और साइन वर्स का रेंज -π/2 से +π/2 होता है, इसीलिए डोमेन रेंज देखिए समझ आएगा आपको। अब इसको लगाइए वहाँ पे, तो कॉस ऑफ, उसको माइनस को हटाऊंगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, उसको हटाओगे तो प्लस हो जाएगा साइन वर्स 1। अब देखो कॉस पाई माइनस, कॉस में 1/2 कब आता है, साइन में 30 पे, कॉस में 60 पे, 60 मतलब π/3, साइन में 1 कब आता है 90 डिग्री पे, सिंप्लीफाई करो, पाई माइनस π/3 2π/3, तो कॉस हो गया ये 2π/3 प्लस π/2, ऐसे साइन π/2 प्लस थीटा, ये कॉस एक्चुअली कॉस, ये π/2 को पहले लिख दो, तो कॉस π/2 प्लस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, वो भी यूज कर सकते हो आप। सो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है माइनस साइन थीटा, π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2π/3, और ये 2π/3 कितना होता है 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री उतना ही होता है जहाँ साइन 60 होता है, क्योंकि साइन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से आंसर आ गया -√3/2, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। सो साइन 120 डिग्री सेम है साइन 60 डिग्री, जो कि √3/2 है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, आपको दे रखा है डेटा कि 83416 मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो देखिए पहले इसका एक्स बार निकाल लीजिए, सो 8 + 3 + 4 + 1 + 6 + 8 अपॉन 6, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 30/6 5 आ गया, तो ये मीन आ गया। मीन डेविएशन निकालना, सब में मीन घटा दीजिए, तो 8 - 5 3, 3 - 5 -2, 4 - 5 -1, 1 - 5 -4, 6 - 5 1, 8 - 5 3। तो ये हमने निकाल दिया मीन डेविएशन। अब उसका जब मीन डेविएशन अबाउट में, तो ऐसा मॉड लेना पड़ता है, मॉड ले लीजिए। सो मीन डेविएशन में क्या होता है, जैसे आपके पास x1 x2 xn है, तो x1 - x बार x2 - x बार डॉट 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 xn - x बार, फिर इसका मॉड लगा दीजिए, x1 - x बार का मॉड, xn - x बार का मॉड, फिर सबको ऐड कर दीजिए। सो ये मॉड ले लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3। अब इसका एवरेज निकालिए क्या आएगा, तो इसका एवरेज जो निकालेंगे हम लोग, तो इसका अब एवरेज निकालिए, तो इसका जो एवरेज होगा वो मीन डेविएशन होगा अबाउट मीन। तो 3 + 2 5 1 6 4 10 11 14 14/6 आ गया,
तो मतलब ये आ गया 7/3। तो क्या किया, पहले मीन निकाले, सब में मीन को माइनस किया, फिर मॉड लगा दिया एब्सोल्यूट वैल्यू, और एब्सोल्यूट एक्चुअली ये फॉर्मूला है मीन डेविएशन का। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन, चलो मान लो ये म्यू है, लेट से ये म्यू है, तो इसका मतलब 1/n समेशन एक्स आई माइनस म्यू आई फ्रॉम 1 to n। ये फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो पहले हर नंबर में म्यू घटाओ, फिर मॉड लो, फिर सम करके एवरेज ले लो। तो ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली यूज़ किया है, एक्स आई माइनस म्यू ओपन म्यू, ये एवरेज था। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस हैव दिस इज। तो डिटर्मिनेंट का एक टेक्निक होता है कि आपको अगर एक ट्रायंगल दे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे ये है x1 y1 x2 y2 और ये है x3 y3, तो अगर आप एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ 1/2 भी होगा। सो 1/2 ये पुट कर लीजिए, 2 6 1 0 0 1 3 1 1। डिटर्मिनेंट ओपन कर लीजिए। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आई तब भी हम एरिया पॉजिटिव ही लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसी के अलॉन्ग खोल देता हूँ, ये क्या है, सेकेंड रो की थर्ड कॉलम, तो -1 × अब इसको डिलीट कर लो, तो 2 - 18। तो यहाँ से आ गया 1/2 × 16, आंसर इज 8। तो एरिया इसका 8 स्क्वायर यूनिट है। मतलब समहाउ आपको ये डिटर्मिनेंट ओपन करना है, अगर आप जानते हैं डायरेक्टली ओपन कर लीजिए, तो 8 इज द आंसर। सो नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इंटरनली इन द रेशियो 2:3। तो ये आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसमें ये होता है कि जैसे कोई ये ए है, लेट्स से ये बी है, बीच में सी है, जो m/n इंटरनल डिवाइड कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका है x2, y2। तो सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये हो गया। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना, तो यही लगा लीजिए। तो यहाँ से -1, 2 1, -4 ये आ गया। बीच में डाल लीजिए सी है, तो ये ए है, ये बी है, कैसे डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। तो सी का कोऑर्डिनेट होगा 2 × 1 2 प्लस 3 × -1 -3 अपॉन में 2 + 3 5 2 × -4 -8 3 × 2 6 अपॉन कितना 5, कितना हो गया 2 - 3, तो ये आ गया -1/5 8 6 -8 -2/5। सो -1/5 -2/5। तो ए इज करेक्ट, ये फॉर्मूला लगा लिया सिंपली। यहाँ अगर x पॉजिटिव है, एफ एक्स आपको दे रखा है, नोइंग द चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन दिस। तो देखिए होता क्या है, d/dx ऑफ एफ इनवर्स x होता है 1/f'। अच्छा मैं इसको बता देता हूँ प्रूफ कैसे आता है, देखिए ये है, सो f ऑफ एफ इनवर्स x होता है, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे आप दोनों, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो यहाँ आएगा f' इनवर्स x इनटू, अब ये f का डेरिवेटिव हुआ f' का, तो d/dx ऑफ एफ इनवर्स x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से d/dx ऑफ एफ इनवर्स x जो आया, यह आया 1/f ऑफ एफ इनवर्स x। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 1/f', यहाँ f' था ना, ये f' एफ इनवर्स x ये आ जाता है। तो करना क्या, यहाँ पे पहले मुझे पूछा है कि वो चेन रूल डेरिवेटिव द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ इनवर्स एट 0, तो मुझे चाहिए डेरिवेटिव एट 0। तो यहाँ पे अगर मैं x को 0 रखूँगा, यहाँ भी x को 0 रखना पड़ेगा, तो यहाँ x को 0 रखना पड़ेगा। सो मुझे पहले चाहिए एफ इनवर्स 0। तो एफ इनवर्स 0 का क्या मतलब है कि x की क्या वैल्यू रखूँ ताकि फंक्शन 0 हो जाए। तो आप सोचो यहाँ x क्या रखोगे तो फंक्शन 0 आ जाएगी।
फैक्टराइज कर लीजिए इसको, है ना। सो अगर आप -1 रखते हो तो 0 हो जाएगी, है ना। एक तो -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, दूसरी वैल्यू क्या आएगी, तो एक तो -1 रखने पे 0 हो जाएगी, और 4, तो 16 -12, हाँ 4, तो -1 और 4। अगर आप देखेंगे, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एफ इनवर्स 0 यहाँ दो नंबर है, -1 और 4। क्यों भाई, क्योंकि एफ -1 0 है और F4 भी 0 है, इसीलिए एफ -1 0 है, F4 0, तो ऐसा लिख सकते हैं एफ इनवर्स 0 जो है -1 4 दोनों है। तो यहाँ पे -1 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, बट देखना है पूछा क्या है। तो यहाँ से एफ डैश निकाल लो पहले, तो एफ डैश एक्स निकालोगे, ये आ जाएगा 2x -3, ये आ गया। तो ये एफ डैश, यहाँ दो पॉसिबिलिटी है इसके पास, ये हो सकता है 1/f डैश, एफ इनवर्स 0 को अगर मैं -1 लेता हूँ, कोई भी एक ले सकते हैं -1, सो ये हो जाएगा। और दूसरा आंसर हो सकता है 1/f इनवर्स 0 को मैं 4 भी ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा f डैश 4। तो देखिए यहाँ से क्या आता है, सो f डैश -1 निकालेंगे तो ये -5 होगी, f डैश 4 निकालेंगे तो +5 होगी। क्या लेना चाहेंगे यहाँ पे, तो आंसर तो सिर्फ 1/5 ही है, इसलिए ये सही होगा। तो एक से आंसर आएगा, यहाँ से आंसर आएगा 1/-5, यहाँ से आंसर आएगा 1/5, ये है। तो यहाँ सिर्फ 1/5 है, तो एक ही पॉसिबल आंसर दिया है, तो 1/5 करेक्ट आंसर है। तो मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया, टी एक्स को 0 रखा, ये 0 आ गया। अब एफ इनवर्स 0 मतलब एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे फंक्शन 0 हो जाए, तो दो वैल्यू था -1 4, तो दोनों हो सकता है। तो मैंने वही कहा कि एक बार आप माइनस है ना, सो यहाँ पे एक बार 4 रखो और एक बार -1 रखो, तो उसकी वैल्यू वहाँ निकाला मैंने। ठीक है जी, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये नंबर जो है 1/, एक बार है एफ डैश -1, और यही नंबर 1/f डैश एक बार 4 है। तो एफ इनवर्स -1 एक बार -5 है, एफ डैश -1 -5 एफ डैश 4 5 के इक्वल है। तो इसका आंसर ये जो वैल्यू है, दिस इज 1/5 और 1/-5 दोनों हो सकता है। सो यहाँ 1/5 दिया, तो 1/5 करेक्ट। k be the real number and let the function f be defined by this. If the derivative of f at 1 is pi, then value of k. तो ये आसान है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, डेरिवेटिव अंडर इंटीग्रल साइन। सो एक फॉर्मूला होता है, अगर d/dx आप करेंगे इंटीग्रेशन का, तो डायरेक्टली बता देता हूँ, देखो वो फंक्शन क्या है आपके पास, इसको बोलते हैं लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो यहाँ से 0 to x² kt² प्लस t प्लस 1 इंटू डी टी। सो यहाँ से एफ डैश एक्स निकालेंगे आप, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ x² रख दो। सो k इंटू x² का स्क्वायर x² प्लस 1। अब x² का डेरिवेटिव कर दो 2x, माइनस जहाँ जहाँ x से 0 रखो तो 0 ही आ जाएगा, 0 नहीं भी आएगा यहाँ 1 आ जाएगा, लेकिन 0 का डेरिवेटिव यहाँ 0 रखोगे तो 1 आ जाएगी, और 0 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो इस वजह से 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हुआ क्या, अब पूछा था एफ डैश 1 पे बताओ, सो एफ डैश एट 1, तो x को 1 रख दीजिए, सो k प्लस 1 प्लस 1 2 इंटू 2। ठीक है, ये है, और ये इक्वल है पाई के, क्वेश्चन ये बोला है कि ये वाली चीज़ पाई के इक्वल है, तो k कितनी आएगी, सो k प्लस 2 बराबर π/2, तो k की वैल्यू है π/2 -2, तो ये आपका आंसर आ गया, k इज π/2 -2। इसका फॉर्मूला क्या यूज़ किया मैं ये बता देता हूँ आपको। तो यहाँ जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया इस क्वेश्चन करने से पहले, मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। जैसे आप इस इंटीग्रल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये बनाएगा एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स। ठीक है, तो ये आंसर है आपका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस इन द इंटरवल -1 to 1। ओके, तो यहाँ से पहले आप एफ डैश एक्स निकालिए, तो आएगा पाई कॉस पाई एक्स माइनस पाई, यही आ जाएगा। ओके, तो अगर मैं पाई कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, तो ये हो गया कॉस पाई एक्स -1।
तो अगर मैं पूछूं कि ये इक्वल टू 0 कब होगी, अगर चलो एफ डैश एक्स को मैं 0 के इक्वल रखता हूँ, तो यहाँ से आएगा कॉस पाई एक्स इज इक्वल टू 1। कॉस 1 -1 से 1 के बीच में कौन सा एंगल है जहाँ पे कॉस की वैल्यू 0 आएगी, 0 डिग्री पे नहीं, कॉस की वैल्यू 1 आएगी। तो पाई एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर 0। तो 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है इस फंक्शन का। और एंड पॉइंट क्या है, तो यहाँ ऐसा दे रखा है क्लोज इंटरवल। तो जब भी क्लोज इंटरवल दे रखा होगा तो हमें एंड पॉइंट को भी कंसिडर करना है मैक्सिमा मिनिमा के लिए। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू है -1 0 1। सो आप एफ निकालिए एट 0, तो आ जाएगा 2। एफ निकालिए 1 तो साइन पाई 0, एफ निकालिए 1 तो 2 माइनस पाई आएगा। और एफ एट -1 तो साइन माइनस पाई 0, तो ये आ जाएगा पाई प्लस 2। तो ये लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है। तो पूछा क्या आपसे, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम पाई प्लस 2। तो ये आंसर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। यहाँ हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं पूछ रहा है आपसे, पूरे इंटरवल पे मैक्सिमा मिनिमा पूछ रहा है। और ये क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल तो पहले आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो, एंड पॉइंट देखो। क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट इन दोनों को इंक्लूड करके जिन पॉइंट पे लार्जेस्ट वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम है, जिस पे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो मिनिमम है। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू। बाकी मैंने ये 2011 के जो भी मैथ्स का क्वेश्चन था वो सॉल्व किया है। और बाकी और भी आपको पीवाईक्यू चाहिए एक साथ 2005 से 2024 तक का पीवाईक्यू सॉल्यूशन चाहिए मैथ पोर्शन का, तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, उस पर आप देख के डाउनलोड कर सकते हो ऐप, उससे आप कोर्स परचेज कर सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्स। थैंक यू।